नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए हमारे प्रधानमंत्री रात को टीवी पर आकर अनाउंसमेंट करते हैं, मित्रों आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए 12 बजे से देश में इनकम टैक्स खत्म, टाटा बाय बाय। आज के बाद से किसी भी देशवासी को कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। इंडिया अब जीरो इनकम टैक्स कंट्री बन जाएगा। सभी देशवासियों के लिए खुश। सुनने में काफी अनरियलिस्टिक लगता है ना आपको ये, लेकिन इतना भी अनरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खुद के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी इस चीज को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए इनकम टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए। ऊपर से अगर बाकी दुनिया में देखें तो ऐसे कई देश हैं जहां पर कोई पर्सनल इनकम टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इंडिया जैसे बड़े देश के लिए क्या यह करना पॉसिबल है? अगर हां तो क्या इसके फायदे नुकसान हो सकते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। आने वाले बजट में इनकम टैक्स पर कड़े कदम उठा सकती है सरकार। Personal income tax and simplification of taxation. Arun Jaitley tells the government to hold the IT firms. I propose to bring a new simplified personal income tax regime. इस टॉपिक को गहराई से समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं टैक्सेशन के बारे में जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। ब्रॉडली कहें तो दो तरीके के टैक्सेस होते हैं जो सरकार कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो डायरेक्टली आप एक इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिन्हें डायरेक्टली पे नहीं किया जाता उस इंडिविजुअल के द्वारा जिस पर टैक्स लगाया गया है। इसका एक बड़ा एग्जांपल है जीएसटी। मान लो कल को सरकार ने दूध पर जीएसटी बढ़ा दिया, तो जो मिल्क मैन्युफैक्चरर्स और मिल्क सप्लायर्स हैं वो अकॉर्डिंगली दूध की कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो जब आप मार्केट में दूध को खरीदने जाएंगे आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जो खर्चा है जीएसटी बढ़ाने का वो आप अपनी पॉकेट से पे कर रहे हो, लेकिन वो पैसे आप पे कर रहे हो मिल्क मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स को, जो कि बाद में जाकर इस एक्स्ट्रा पैसे को, इस जीएसटी को पे करेंगे सरकार को। तो देखा जाए तो जीएसटी की कॉस्ट जो है वो आपको भरनी पड़ रही है, लेकिन एक्चुअली में जीएसटी का पैसा जो है वो मिल्क सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स सरकार को पे करते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, क्योंकि आप इनडायरेक्टली इस टैक्स को पे करने लग रहे हो सरकार को। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा एग्जांपल है। अक्सर आप लोगों को सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में कहते हुए सुनो देश में सिर्फ 2 से 3% लोग ही एक्चुअली में टैक्स पे करते हैं। यह बात सरासर झूठ है, क्योंकि अगर आप जीएसटी जैसे टैक्स को करोगे तो ना सिर्फ देश का हर नागरिक जो किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीदता है जिस पे कुछ भी जीएसटी लगा है वो टैक्स पेयर है, बल्कि कोई फॉरेनर भी जो इंडिया में घूमने आया है और इंडिया में कुछ सामान खरीदता है किसी भी दुकान से, वो भी एक टैक्स पेयर हुआ। तो देश का हर नागरिक, हर फॉरेनर जो इंडिया में आ रहा है, इंडिया में रहने लग रहा है, वो एक टैक्स पेयर है। लेकिन जब ये लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 से 3% लोग ही टैक्स पे करते हैं, तो ये बात कर रहे होते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स को पे करने वाले लोग बहुत कम हैं देश में। फरवरी 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग 130 करोड़ देश की पॉपुलेशन में से सिर्फ 1.46 करोड़ इंडियंस ही हैं जो इनकम टैक्स को पे करते हैं। ये अराउंड 1% ही बनता है देश की पॉपुलेशन का। और इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि बहुत लोग पे नहीं कर रहे हैं, ब्लैक मनी रख रहे हैं अपने पास। इसके पीछे सिंपली रीजन ये है कि देश में इतनी जनता गरीब है, इतनी जनता उस टैक्स लिमिट तक पहुंच ही नहीं पाती है, इतनी कमाई ही नहीं है उन लोगों की। लेकिन इसी रीजन से जो लोग इनकम टैक्स को पे करते हैं, जो सैलरीड इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वैसे ही इतने कम लोग हैं, इनसे इतना ज्यादा इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है और बदले में कुछ नहीं है। एक बिजनेसमैन या कंपनी के लिए अपने प्रॉफिट छुपाकर टैक्स ना पे करना काफी आसान काम है एज कंपेयर टू अ सैलरीड इनकम टैक्स पेयर, क्योंकि जब एक आम इंसान को अपनी सैलरी मिलती है, इनकम टैक्स उसमें से ऑलरेडी डिडक्ट होकर वो सैलरी मिलती है। ऊपर से इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम को भी टैक्स नहीं किया जाता। अब आप बोलोगे कि ये जो किसान लोग हैं वैसे ही कहां कमा पा रहे हैं, इन्हें क्या टैक्स किया जाएगा? लेकिन एक 2011 में आरटीआई फाइल करी गई थी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसने बताया था कि करीब 7 लाख इंडिविजुअल्स हैं ऐसे देश में जिन्होंने एग्रीकल्चर से करोड़ों में कमाई की थी लेकिन जीरो टैक्स पे किया था। तो ऐसे कई अमीर फार्मर्स हैं या फिर कह लो अमीर बिजनेसमैन हैं जो फार्मिंग भी करते हैं, जो करोड़ों में पैसे कमाते हैं एग्रीकल्चर से, लेकिन कोई टैक्स नहीं पे करते, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं। ये एक और रीजन दिया जाता है कि क्यों इनकम टैक्स पेयर्स इंडिया में बहुत एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं। लेकिन ये सब तो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से था। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि देश का क्या भला होगा अगर इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाता है। अब यहां पर जो एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको ये थियोरेटिकल चीजें हैं, क्योंकि फॉर श्योर तो किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या भला होगा देश का। बस कुछ प्रिजम्पशंस हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इसके फेवर में दी जाती हैं एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट के द्वारा। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि जो पैसा इनकम टैक्स पेयर्स का बचेगा इनकम टैक्स ना पे करके, वो पैसा अब इनकम टैक्स पेयर्स बाकी चीजों में खर्च कर पाएंगे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या प्लेजर के लिए, जिससे कि इकोनॉमी में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी देश। दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि जो लोग इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल थे
लेकिन अपने पैसे को छुपा कर रख रहे थे टैक्स अथॉरिटीज से, यानी उनके पास ब्लैक मनी था। इनकम टैक्स को खत्म करने से उनका ब्लैक मनी अब व्हाइट मनी बन जाएगा, उन्हें पैसे को छुपा कर नहीं रखना पड़ेगा, अब वो ओपनली उस पैसे को यूज कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं या चीजों को खरीदने के लिए खुले में यूज करेंगे तो फिर से इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और जिस पैसे को अब वो बैंकों में डिपॉजिट कराएंगे ओपनली, बैंकों में डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। ये करने से बैंक्स ज्यादा आसानी से लेंड कर पाएंगे पैसा बाकी लोगों को, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे जिससे कि लोग और पैसा बोरो करेंगे और पैसा स्पेंड कर पाएंगे, फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता कि एक्चुअली में कितना ब्लैक मनी है लोगों के पास जिन्होंने छुपा कर रख रखा है। तीसरा आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल है, जो पैसा सरकार खर्च करने लग रही है इनकम टैक्स को कलेक्ट करने में, वो पैसा बचेगा। जो वेबसाइट मेंटेन करती है, डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने में जो पैसा जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स पर जो पैसा लगा है, और एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से जो इंसान अपना टाइम वेस्ट करता है अलग अलग टेक्निकल टर्म्स को समझने में, इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करने में, अकाउंटेंट्स को पैसे देने में, इन सब में बहुत ही झंझट होता है, टाइम लगता है, पैसे लगते हैं। इन सब टाइम और पैसे की बचत होगी अगर इनकम टैक्स खत्म हो जाती है। अब देखते हैं कि क्या पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं ये करने के। सबसे बड़ा और सबसे क्लियर कट नुकसान इसका होगा सरकार को भारी रेवेन्यू लॉस। एग्जैक्टली कितना रेवेन्यू लॉस, इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ दिखाता है कि सरकार कितना परसेंट रेवेन्यू अपना कहां से कमाती है, जो टैक्सेस से आने वाला रेवेन्यू है। जीएसटी 28.3% के बाद इनकम टैक्स ही है जहां से सरकार का 26.4% रेवेन्यू आता है। तो सरकार का ऑलमोस्ट 1/4 रेवेन्यू चला जाएगा टैक्स से आने वाला अगर इनकम टैक्स खत्म हो जाता है। अब इतने सारे पैसे को कहां से रिकवर करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार कहेगी कि 26% मेरी कमाई जा रही है यहां पे, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सरकार चाहेगी कि ये जितना पैसा लूज हो रहा है यहां पर, इस सारे पैसे को रिकवर किया जाए कहीं ना कहीं से। कैसे रिकवर किया जा सकता है इस पैसे को? जो लोग इनकम टैक्स को हटाने के फेवर में हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इसको कुछ हद तक रिकवर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी इनकम टैक्स को हटाने से कि बाकी और सोर्सेज से ज्यादा पैसा आएगा, जीएसटी से ज्यादा कमाई बढ़ जाएगी सरकार की, जो कॉम्पनसेट कर सकता है इस लॉस को। अब यहां पर दोस्तों काफी हेल्पफुल होगा उन देशों को देखना जहां पर कोई इनकम टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। दुनिया भर में ऐसी करीब 23 कंट्रीज हैं बिना इनकम टैक्स की, लेकिन उन देशों की सरकारें कैसे अपना पैसा कमा पाती हैं, कैसे सफिशिएंट रेवेन्यू कमा पाती हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देश आपके दिमाग में आएगा वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई में ना कोई पर्सनल इनकम टैक्स है, ना ही कोई कॉर्पोरेट टैक्स। दुबई में ऑयल कंपनीज पर कॉर्पोरेट टैक्स जरूर लगता है और उन पर लगने वाला टैक्स 55% तक भी चला जाता है। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स जो दुबई में काम करते हैं उन पर 20% तक का टैक्स लगता है ऑन देयर दुबई बेस्ड इनकम। लेकिन इन कॉर्पोरेट टैक्सेस के अलावा दुबई में एंटरटेनमेंट टैक्स काफी ज्यादा है, जो अम्यूजमेंट पार्क्स और थिएटर्स पर लगाया जाता है, और इस इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो भी काफी हाई हैं। जब आप अल्कोहल इंपोर्ट करते हैं देश में बाहर के किसी देश से, तो 50% तक का टैक्स लग सकता है। इसके अलावा जब अल्कोहल को बेचते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेल 30% का टैक्स लगता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो दुबई के लिए मेनली सवाल का जवाब है ऑयल, और इंडिया के पास ऑयल तो है नहीं बेचने का, तो इंडिया के लिए ये रेवेन्यू सोर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दुबई के लिए भी ऑयल पर डिपेंडेंट रहना भारी पड़ रहा है, क्योंकि ऑयल का प्राइस जब कम होता है दुबई की सरकार का रेवेन्यू भी कम हो जाता है। इसीलिए यूएई जैसे देश ट्राई कर रहे हैं अपने रेवेन्यू सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की। यही रीजन है 2018 में दुबई में पहली बार 5% का वीएटी भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि सरकार को एक नया रेवेन्यू सोर्स मिल पाए। अब इन 23 देशों में से करीब 6 देश ऐसे हैं यूएई के जैसे ही, जो ऑयल के सहारे अपनी सरकार को चला सकते हैं। लेकिन बाकी देशों का क्या? एक यूरोप में देश है मोनाको नाम से, काफी छोटा सा देश है जहां पर कोई पर्सनल इनकम टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। मोनाको एक जाना माना टैक्स हेवन है जहां पर अमीर लोग आकर रुकना चाहते हैं, लेकिन इसका केस बड़ा स्पेशल है। ये इतना छोटा देश है और इतने अमीर लोग इतने छोटे से एरिया के अंदर रहते हैं कि यहां पर जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो बहुत बहुत ज्यादा है, और सरकार 1% टैक्स कलेक्ट करती है जो भी प्रॉपर्टी रेंट करी जाती है उससे। इसके अलावा यहां का वीएटी काफी हाई है एट 19.6%, और क्योंकि इतने सारे अमीर लोग इतने छोटे से ओवर क्राउडेड एरिया के बीच में रहते हैं, तो यहां चीजों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ का कॉस्ट ऑफ द लिविंग वन ऑफ द हाईएस्ट है दुनिया में। अगर ऐसी सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हो जाती है तो आम आदमी के लिए काफी बुरा होगा ये, क्योंकि इतनी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग कोई भी आम आदमी अफोर्ड नहीं करेगा। इसलिए अपनी नेक्स्ट कंट्री को देखते हैं जो कि है बर्म्यूडा। बर्म्यूडा में नहीं है, यहाँ पर ना ही कोई पर्सनल इनकम टैक्स है और ना ही कोई कॉर्पोरेट टैक्स है। तो कैसे कमाती है यहाँ की सरकार? इसका सही जवाब है दोस्तों बर्म्यूडा की वेरी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज। अगर आप बर्म्यूडा में रहते हैं और आप बाहर से कुछ सामान लेकर आते हैं, बर्म्यूडा के अंदर एक आइलैंड है, वैसे भी लाना ही पड़ेगा बाहर से कुछ सामान, तो बहुत ज्यादा आपको इंपोर्ट ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी, और सरकार के लिए 20% पैसा करीब सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी से ही आता है। गाड़ियों पर अप टू 150% तक का टैक्स है, और एक लैंड टैक्स भी एग्जिस्ट करता है बर्म्यूडा में जो एज हाई एज 47%। इसके अलावा बर्म्यूडा की सरकार के लिए एक और रेवेन्यू सोर्स है पेरोल टैक्स, जो कि इनकम टैक्स से काफी सिमिलर है, क्योंकि ये लगाया जाता है एम्प्लॉयज की सैलरीज पर।
जब सैलरीज पे की जाती है एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर्स के द्वारा, तब ये टैक्स लगता है। ये इनकम टैक्स जैसा ही लगता है सुनने में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स हर टाइप के इनकम पर लगता है और पेरोल टैक्स सिर्फ सैलरी जब है उस पर लगता है। तो मुझे लगता है इतने एग्जांपल्स काफी हैं। ओवरऑल आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जब सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो सरकार बाकी और सोर्सेज ढूंढती है रेवेन्यू कमाने के। तो कोई ना कोई सोर्स तो इंडियन सरकार को भी ढूंढना पड़ेगा अगर इंडिया में एक्चुअली में जीरो इनकम टैक्स हो जाता है तो। और अगर बाकी टैक्सेस उतना पैसा नहीं देते हैं जितना ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो इनकम टैक्स हटाने के फेवर में है। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है अगर सरकार के पास पैसे की कमी होती है इनकम टैक्स को खत्म करने से, तो कौन से और सोर्सेज से, कौन से और टैक्सेस से सरकार को पैसे कमाने चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। एक ऑप्शन हो सकता है, पॉज कर दीजिए वीडियो को, लिख लीजिए, फिर इस वीडियो को आगे देखिए। एक ऑप्शन हो सकता है जीएसटी को बढ़ा दिया जाए। इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि जीएसटी एक टैक्स नहीं है। जीएसटी हर इंसान पर उतना ही लगाया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स अगर आपकी सैलरी ज्यादा होती है तो आपका ज्यादा होता है। अगर ऐसा किया जाता है तो इसका नुकसान सहना पड़ेगा गरीब लोगों को, क्योंकि आप प्रोपोर्शनली देखिए, जब आप सेम सामान खरीद रहे हैं दुकान से, मान लो किसी चीज पर 18% जीएसटी लग रहा है और एक गरीब इंसान भी वही सामान को खरीदकर 18% जीएसटी पे कर रहा है, तो प्रोपोर्शनली उस गरीब इंसान के लिए वो 18% जीएसटी ज्यादा मुश्किल है पे करना, उसकी कमाई का ज्यादा हिस्सा है वो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि एक नए तरीके का टैक्स इंट्रोड्यूस करना, जैसे कि एक्सपेंडिचर टैक्स या फिर इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि इंडिया में आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एक टाइम पर एग्जिस्ट करता था कि जो भी पैसे कमाए हैं अपनी जिंदगी में, जब आप अपने बेटे बेटियों को वो पैसा देते हैं, वो इनहेरिट करते हैं आपके पैसे को, तब उस पर टैक्स लगाया जाता है। कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये टैक्स काफी ज्यादा जस्टिफाइड है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स, क्योंकि आपके बेटे बेटियों ने क्या मेहनत करी है उस पैसे को कमाने की? कोई मेहनत नहीं करी है, तो उस पर टैक्स लगाना जायज है। एक तरह से आर्ग्यू नेपोटिज्म के भी अगेंस्ट जाता है कि अगर आपने कोई मेहनत नहीं करी है खुद से, आप अपने परिवार के बल पर ही सक्सेसफुल हो रहे हो, अमीर हो रहे हो, तो आप ये डिजर्व नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपनी सैलरी कमा रहे हो और उस पर इनकम टैक्स पे कर रहे हो, वो ज्यादा अनफेयर है एज कंपेयर टू इनहेरिटेंस टैक्स। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट का मुद्दा है, शायद इस पर एक अलग से ही नया वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा, ओवरऑल सरकार को ये नाप तोल कर देखना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल फायदे निकल सकते हैं इनकम टैक्स को हटाने के, वो ज्यादा बेटर होते हैं या इनकम टैक्स को रखे रखना फेवरेबल होता है। ये चीज इकोनॉमिस्ट के केयरफुल कैलकुलेशन के बाद ही जज करी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल सरकार को वही करना चाहिए जो आम आदमी के फेवर में हो, जनता के फेवर में हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा।